नमस्कार। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज पढ़ेंगे वाक्य। क्या है वाक्य और उसके भेद। आइए, यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, देखिए। वृक्ष पर इस काफी आम है। दूसरा वाला है अग्नि का बहुत बड़ा सूर्य गोला। है ये शब्दों से बना वाक्य, लेकिन इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे इसको लिखना पड़ेगा का वाले को, इस वृक्ष पर काफ़ी आम है, और खा वाले को लिखना पड़ेगा सूर्य अग्नि का बहुत बड़ा गोला है। अब इसका अर्थ हो रहा है। पहले जो वाक्य लिखा था उसका अर्थ नहीं हो रहा है। अब ये सही वाक्य है। तो खाली शब्दों को लिख देने से वाक्य नहीं होता है। वाक्य वह है, देखिए, पूर्ण अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों के क्रमबद्ध व सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य सब्जेक्ट, दूसरा विधेय प्रेडिकेट। आइए, उद्देश्य क्या है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य लिखा है, का सौरभ सुंदर बालक है, ख सरिता नाच रही है, ग तोता डाल पर बैठा है। तो यहाँ पर जिसके विषय में कहा जाए, तो यहाँ पर सौरभ, सरिता, तोता, ये तीनों के विषय में कहा जा रहा है। तो ये तीनों जो है उद्देश्य कहलाएगा। इसको कर्ता भी कहते हैं। तो यहाँ पर सौरभ, सरिता और तोता जो है उद्देश्य। आइए, विधेय क्या है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह सब विधेय कहलाता है। जैसे उसी उदाहरण को लेते हैं, सौरभ सुंदर बालक है। तो सौरभ के बारे में क्या कहा जा रहा है, सुंदर बालक है। सरिता नाच रही है, सरिता के बारे में क्या कहा जा रही है, नाच रही है। इसी तरह से डाल पर बैठा है, तो यहाँ पर सुंदर बालक है, नाच रही है, डाल पर बैठा है, विधेय कहलाता है, जो कि कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर अलग अलग करके दिखा दिया गया है। उद्देश्य क्या है, उधेय क्या है। सौरभ, सरिता, तोता उद्देश्य है, और सुंदर बालक है, नाच रही है, डाल पर बैठा है, विधेय है। आइए, रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए विस्तार से जानते हैं क्या है सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। जैसे बच्चा दूध पीता है, राजा गेंद से खेलता है, विभा लेख लिख रही है। तो यहाँ पर एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। बच्चा एक कर्ता है और पिता क्रिया है। राजा एक कर्ता है, खेलना जो है क्रिया है। आइए, दूसरा है दो या दो से अधिक वाक्य जो समुच्चय बोधक शब्दों जैसे किंतु और पर से जुड़े हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, यहाँ पर वाक्य लिखा है, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी न उठ सका, मैंने काफ़ी प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए। तो यहाँ पर इसलिए से जुड़ा हुआ है ये शब्द और पर से जुड़ा हुआ है, तो इसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। देखिए, ठंडी हवा चल रही थी और इधर है मैं जल्दी उठ ना सका, मैंने काफ़ी प्रतीक्षा की, और इस पर है आप नहीं आए, जिसको अवयव बोधक से ये जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। इसके बाद अगला आता है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक पद प्रधान वाक्य एवं दो आश्रित या गौण वाक्य है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करता है वह पास होता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह स्कूटर मेरा है। तो यहाँ पर देखिए, परिश्रम करता है उससे अगला जो वाक्य है वो उससे जुड़ा हुआ है, आश्रित है उससे। इसी तरह से दूसरे में विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि स्कूटर जो है मेरा है, मतलब अगला जो है उसके साथ डिपेंडेड है। तो इस तरह के वाक्यों में मिश्रित वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्य को जो दूसरे पर आश्रित रहता है। पहला जो है प्रधान वाक्य है जो। आइए, कुछ वाक्य है उसको पहचानते हैं कि कौन कौन से वाक्य है। देखिए, एक लड़का और चपरासी पहुंच गए। क्या वाक्य है, सोचिए। मैंने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट आया। राम विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है,
यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, विभा ने आम खाया। तो इसको देखते हैं कौन सा वाक्य है। पहला वाला जो है संयुक्त वाक्य है। दूसरा वाला मैंने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, एक मिश्रित वाक्य है। वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट आया, संयुक्त वाक्य है। राम विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, मिश्रित वाक्य है क्योंकि दूसरे पर डिपेंड है। विभा ने आम खाया एक सरल वाक्य है। तो इस तरह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य क्या है। चलिए अब इसके बाद अर्थ के आधार पर हमने अभी रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के अलग अलग भेद हैं। 8 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से तो 3 हुए, लेकिन अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, जानते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, और छठवां है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है आज्ञावाचक वाक्य, और आठवां है विस्मयादिवाचक वाक्य। तो अर्थ की दृष्टि से अलग अलग 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। आइए हम विस्तार से जानेंगे। पहला, जिन वाक्यों से किसी बात या काम के होने या करने का सामान्य बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। एक सामान्य जब बोध होता है, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, मैं कुरान पढ़ता हूँ, राम आम खाता है, गीता विद्यालय जाती है, तो ये सब जनरल जो है विधान वाक्य कहलाता है। दूसरा है, जिन वाक्य से किसी बात या काम के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेध वाक्य कहते हैं। मोबाइल काम नहीं कर रहा है, पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। तो इस तरह से जहाँ पर निषेध वाक्य होता है, निषेधवाचक, उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद जो है तीसरा जो है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद इत्यादि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे देते हैं, जैसे भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे, 9 वर्ष मंगलमय हो, मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद दिया जाता है वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे, 9 वर्ष मंगलमय हो। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसको तो आप जानते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, या क्या आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं, भूकंप में मरने वालों की संख्या कितनी होगी। तो जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसके बाद है अगला, जिन वाक्यों से किसी एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह परिश्रम करता तो प्रथा माता, समय पर निकलो तभी तो ट्रेन मिलेगी। तो यहाँ पर देखते हैं एक क्रिया का संबंध दूसरे क्रिया पर है तो उसको कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। फिर है, जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह या भ्रम की स्थिति का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह या भ्रम, जैसे शायद पिताजी घर आ गए होंगे, शायद अभी बादल गरजे, ठीक है, तो शायद आज वर्षा होगी। तो इस तरह से संदेहवाचक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। फिर है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का बोध होता है, आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का, तो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे कि आप इधर आइए, सभी पंक्ति में खड़े हो जाइए। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद आता है अगला जो वाक्य है विस्मयादिवाचक।
जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का बोध होता है उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। हर्ष, शोक, घृणा का बोध होता है, जैसे कि हम कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, या फिर कहेंगे वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, अरे तुम कब आए। तो यहाँ पर क्या होता है, विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। वहाँ पर चिन्ह भी लगता है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगा हुआ होता है, उसकी पहचान है। आइए कुछ प्रश्न लेते हैं जिसमें हम अर्थ के आधार पर पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, सेब क्या भाव दिए, आप अंदर आइए, तारे टिमटिमा रहे हैं, अरे आप आ गए। तो अर्थ की दृष्टि से क्या होगा, पहला वाला सेब क्या भाव दिए प्रश्नवाचक वाक्य है, आप अंदर आइए आज्ञावाचक वाक्य है, तारे टिमटिमा रहे हैं विधानवाचक वाक्य है, अरे आप आ गए तो विस्मयादिवाचक वाक्य है। इसी तरह से देखिए अगला, गिलास में शरबत नहीं है, यदि वर्षा न होती तो सूखा पड़ जाता, आपकी यात्रा मंगलमय हो, शायद आज वर्षा हो। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में जो है निषेधवाचक वाक्य है, दूसरे वाले में संकेतवाचक वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो इच्छावाचक वाक्य है, शायद आज वर्षा हो संदेहवाचक वाक्य है। तो कैसा लगा साथियों, बोर तो नहीं हो गए? चलिए चलते चलते आपको मैं एक मजदूर पर कुछ चंद लाइन सुनाना चाहता हूँ। 1 मई को हम मजदूर दिवस मनाते हैं। महल पास झोपड़ी किसका हवा में हिलता है, महल पास झोपड़ी किसका हवा में हिलता है, किसी का नहीं महल बनाने वाला रहता है। वो बालकनी में बैठा मशहूर है, वो बालकनी में बैठा मशहूर है, जिसकी नींव में दबा मजदूर है, जिसकी नींव में दबा मजदूर है। परिश्रम भाग्य की लकीर मिटा देती है, परिश्रम भाग्य की लकीर मिटा देती है, ज्योतिष भविष्यवाणी सब हटा देती है, ज्योतिष भविष्यवाणी सब हटा देती है। एक एक कीट क्रम से लगा है, एक एक कीट क्रम से लगा है, तपती धूप हाथ का जला है, तपती धूप हाथ का जला है। अन्न उगाता भूख मिटाता है, अन्न उगाता भूख मिटाता है, वो शख्स जीव नहीं विधाता है, वो शख्स जीव नहीं विधाता है। तो साथियों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।